हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के एक जो सब्जेक्ट हमारा है ट्रिपल ईएम के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में, जिसको हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं, जिसमें हम जो हमारे पदार्थ होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल पदार्थ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो हमारा ट्रिपल ईएम चैप्टर है, आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। इसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो आज हम इसको देखेंगे। बाकी आने वाले वीडियो में आपको ये सारे जो चैप्टर इसके कवर करा दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 15 मार्च से होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम से पहले ही सारी चीज़ें कवर करा दी जाएगी। और फोर्थ सेमेस्टर की भी चीज़ें आ रही धीरे धीरे, तो एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बने रहिए चैनल पर और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए देखते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे किस चीज़ का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमको मटेरियल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल को हमको यहाँ पे पढ़ना है, तो हम इस मटेरियल के जो बेसिक चीज़ें हैं कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, तो उस चीज़ को हम इस क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इस अध्याय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों का वर्गीकरण, उनके परमाणु संरचना एवं बैंड थ्योरी के आधार पर किया गया है। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारे मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, उनका जो वर्गीकरण किया गया है परमाणु संरचना के आधार पर किया गया है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे बैंड थ्योरी के आधार पर किया गया है। तो इस दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है। और ये वाला और ये वाला, अगर ये दोनों चीज़ आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि जो पदार्थ हैं उनकी परमाणु संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए, या फिर बैंड थ्योरी के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ से आप मान के चलिए 10 नंबर आपका यहाँ से तैयार होने वाला है, अगर ये दोनों चीज़ आप पढ़ लेते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन रहेगी, मतलब वीडियो में और भी जो नॉलेज रहेगी उसको हम देते रहेंगे। केवल आपके एग्ज़ाम की नहीं तैयारी कराई जाएगी, आपको अच्छे से बताया जाएगा कि मटेरियल क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवा दें, ताकि जो है अपनी जो फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से वो भी है, तो वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा इसका। तो देखिए, मटेरियल साइंस, तो देखिए बैंड थ्योरी और परमाणु संरचना के आधार पर हमको क्या करना है, मटेरियल को यानी पदार्थ को वर्गीकृत करना है, मतलब इस थ्योरी के आधार पर। तो पहले देख लेते हैं कि मटेरियल साइंस क्या होता है। मतलब जो हमारा पदार्थ वाला विज्ञान होता है, अगर हम ऐसे अपनी बोलचाल वाली भाषा में बोले तो क्या होता है। देखिए, प्राचीन काल से ही पदार्थ हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। पदार्थ हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में कुछ पदार्थों ने मानव इतिहास में विभिन्न युगों को नाम दिया है। तो आपको पता है कि जो पदार्थ हैं बहुत समय पहले से ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। जैसे कि हमारा पदार्थ के नाम पर तमाम युग ही पड़ गए, जैसे कि पाषाण युग हो गया, लौह युग हो गया, कांस्य युग हो गया। तो ये मतलब लौह युग में क्या था कि लोहे का जो है विकास हुआ, तो उस टाइम लोहे का मतलब यूज़ हुआ, जिसका यूज़ करके हमने पहिया बनाया और सारी चीज़ें हमने बनाई। तो ये एक मटेरियल के आधार पर युग का ही नाम पड़ गया। तो यही हमारा क्या है, मटेरियल साइंस है। देखिए, यही चीज़ क्या है, इन पदार्थों के अध्ययन को ही मटेरियल साइंस कहते हैं। अगर आप इन पदार्थों का अध्ययन कर रहे हैं, पाषाण युग वाले पदार्थ का, लौह युग, कांस्य युग, या फिर जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ यूज़ हो रहे हैं, उन चीज़ का आप अध्ययन करते हैं, तो वही हमारा मटेरियल साइंस कहलाता है। तो बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है मटेरियल साइंस की, कि आप अपने दैनिक जीवन में जो भी हम पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, जिनका उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में हमको अगर पढ़ने को मिल रहा है, हम मतलब उस चीज़ को जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मटेरियल साइंस कहते हैं। तो ये आशा करते हैं मटेरियल साइंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने आपको बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही आधार पर और बैंड थ्योरी के आधार पर हमको जो है पदार्थों का यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बाकी आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें कि पदार्थों का वर्गीकरण परमाणु संरचना के आधार पर करने के लिए संयोजकता अहम भूमिका निभाती है। अगर आपको परमाणु संरचना के आधार पर करना है तो संयोजकता के बारे में जानना पड़ेगा। और संयोजकता अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजकता क्या होती है दोस्तों, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई भी एक मान लेते हैं, कोई हमारा परमाणु है जिसका मान लीजिए परमाणु क्रमांक 12 है, सोडियम ही ले लेते हैं।
तो अगर हम इसका परमाणु संरचना यहाँ पे बनाएं इस प्रकार से, ये हमारा मान लीजिए नाभिक है, तो नाभिक है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, और इसके बाद इसे तीसरी कक्षा होती है, फिर इसके बाद और अगली कक्षा होती है, इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ पे 12 का यहाँ पे अगर हम वो करें तो देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे वितरित होते हैं 2, 8, 18 और 36, इस टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। तो अगर हम 12 को देखें तो 2, 8, 10 हो गया और 2 इसमें ले लीजिए, मतलब कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस प्रकार से यहाँ पे, और तीसरी कक्षा में क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8, 2, 10 हो गया, ये दोनों 10 हो गया, और इसमें से 2 ले लीजिए तो 10, 2, 12 हो जाएगा। तो जो 12 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा में आए वही क्या हो जाती है, इस Na यानी कि इस जो हमारा सोडियम पदार्थ है इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था, संयोजकता समझाने का मतलब यही था कि संयोजकता अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपको आशा करते हैं संयोजकता समझ में आ गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे का इसमें जो और टॉपिक है क्या है, कि किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया और जो 2, 8, 18 करके बताया ना, तो वही चीज़ है, किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन्स को बोर-बरी के नियम के अनुसार कोश में वितरित करते हैं। तो बोर-बरी नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, कोश में वितरित करते हैं, जो कि हमारा KLMN जो हमारे कोश थे उसमें हम इलेक्ट्रॉन को वितरित करते हैं, जिसमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने जो बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से। अगर आपको मतलब थोड़ा वो लग रहा होगा कि हाँ कि यहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें आती है, तो देखिए जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप एडवांस लेवल पर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बोरबरी नियम के अनुसार जो है संयुक्ता हम ज्ञात करते हैं। तो अब देख लेते हैं बोरबरी नियम क्या होता है। बोरबरी नियम के अनुसार क्या होता है कि KLMN कोश होते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें ये हमारा नाभिक है, तो ये हमारा पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, और ये वाली तीसरी कक्षा हो गई, और ये लास्ट वाली क्या हो, कौन सी होगी, अंतिम वाली कक्षा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका नाम दे दें तो देखिए K वाला हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, और ये क्या हो गया, N हो गया। तो KLM के अनुसार जो होते हैं वितरित होते हैं। और देखिए K कक्षा में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए K वाले में 2 होंगे, L वाले में 8 होंगे, M वाले में 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, N वाले में अधिकतम 32 हो सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाता है। और ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपसे हम बताएंगे एक क्वेश्चन और आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अभी आपको आगे बताएंगे कि इस जो ये बोरबरी नियम है उसका यूज वहाँ पे होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ तो हो गया। आगे देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने बताया, तो फॉर एग्जांपल Na11, सोडियम 11 के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए इससे कि हमारा सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो देख लेते हैं उसको, अगर हम K, L, M और N के अनुसार अगर डिवाइड करें तो देखिए K में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और इसमें कितने थे, 18 थे, इसमें कितने थे, 2, 8 थे, इसमें 18 इसमें हो जाएंगे, और 36 इसमें हो जाएंगे। तो देखिए 2 इसके हो गए, मतलब ये जो 2 है K वाला का है, 8 जो है L वाली कक्षा का है, 1 जो है M वाली कक्षा का है। तो सोडियम का जो हो जाएगा बोरबरी नियम के अनुसार हमने 2, 8, 1 में तोड़ दिया इस 11 को। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पे सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने जान लिया कि अंतिम कोश में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अभी तक आपने जो पढ़ा यहाँ पे संयोजकता के बारे में पढ़ा कि संयोजकता क्या होती है, संयोजकता को कैसे ज्ञात करते हैं, किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ा, और एक एग्जाम्पल के हिसाब से हमने इसको बता भी दिया कि सोडियम की जो संयोजकता होती है यहाँ पे 1 होती है। तो इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, यहाँ पे 14 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो उसको हम अगर 2, 8, 18 में तोड़ दें तो मतलब विभाजित करें तो 2, 8, 4 हो जाएगा, यानी अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यही जो है यही पार्ट आपका मेन है, यही क्या है आपका मेन पार्ट है। और बाकी वो तो बेसिक मतलब चीज़ें थी जो हमने भी बताया। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको यही चीज़ इसमें पढ़ना है। तो देखिए कैसे इसमें क्या क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर, परमाणु संरचना के आधार पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला जो इसमें हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर, पहला जो हमारा हो जाएगा सबल चालक हो जाएगा, या फिर उसको हम एकल संयोजी पदार्थ बोलते हैं। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, समान चालक या फिर द्विसंयोजी पदार्थ को बोलते हैं। या फिर तीसरा जो हो जाएगा निर्बल चालक,
या फिर इसको त्रिसंयोजी पदार्थ बोलते हैं। जो फोर्थ वाला हो जाएगा अर्धचालक, जिसको हम चतुर्संयोजी पदार्थ बोलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे पाँचवें वाले की, तो निर्बल अर्धचालक या फिर पंच संयोजी पदार्थ हो जाएगा ये चीज़। अब समान कुचालक या फिर षष्ठ संयोजी पदार्थ हो जाएगा, और इसके आगे वाला श्रेष्ठ कुचालक या फिर सप्त संयोजी पदार्थ हो जाएगा। और लास्ट जो 8 वाला है सर्वश्रेष्ठ कुचालक या फिर अष्ट संयोजी पदार्थ। मतलब यहाँ पे पहले वाले को देखिए एकल बोल दिया गया, दूसरे वाले को यहाँ पे ये वाला नाम याद करना आसान है, ये वाला चतुर्थ पंच, ये तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। जबकि इस नाम को कैसे याद करें, देखिए पहला जो हो जाएगा मतलब सबल, सबल मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर, तो ये हो गया सबल वाला। फिर जो मीडियम में होता है दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मीडियम चालक। देखिए यहाँ पे देखिए चालक चालक चालक, 3 जगह चालक लिखा है। देखिए अगर कोई व्यक्ति होता है तो या तो बहुत बलवान होता है, क्या होता है, बहुत बलवान होता है, मतलब बहुत बलवान होता है। एक क्या होता है, मीडियम में होता है। एक क्या होता है, वेरी हाई होता है। एक मीडियम होता है ना, एक मीडियम होता है। इसके बाद क्या होता है, एक लो होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये वाला चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है। तो आपको ऐसे याद करना है जैसे कि जो पहला वाला हो जाएगा 1 2 3 करके, ये वाला पहला वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, हाई मतलब सबल चालक। और जो दूसरा हो जाएगा मतलब मीडियम में, मतलब दूसरा वाला सामान्य चालक हिंदी में कह सकते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा लो, मतलब कि निर्बल चालक हिंदी में बोलते हैं। जो सबसे कमज़ोर होता है निर्बल होता है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अर्धचालक की बात कर दी गई, अर्ध और यहाँ पे देखिए 2 ही है, क्योंकि अर्धचालक 2 ही होता है, एक चालक होगा या फिर निर्बल होगा। क्योंकि ये जो है अर्धचालक जो है चालक और कुचालक के बीच का पार्ट है। ये चीज़ आपको पता है कि चालक और कुचालक के बीच में अर्धचालक का निर्माण हुआ था। तो ये जो अर्धचालक खुद बीच का है तो उसका मीडियम होगा ही नहीं, या तो उसका सबल होगा या फिर निर्बल होगा। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि इसका सबल अर्धचालक हो जाएगा, निर्बल अर्धचालक हो जाएगा। और इस चीज़ को कैसे याद करेंगे, देखिए कुचालक यहाँ भी है, कुचालक यहाँ भी है, कुचालक यहाँ भी है। तो देखिए कुचालक में क्या था, जो यहाँ पे रहेगा समान रहेगा, फिर बीच में क्या रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, फिर लास्ट में क्या रहेगा, एकदम श्रेष्ठ रहेगा। मतलब इसमें निर्बल नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, समान रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो इस चीज़ को ऐसे याद कर लीजिए। अच्छा ये चीज़ क्यों हम आपको याद करा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना, आप आपको दिखा रहे हैं क्या चीज़ है, यही चीज़ मेन टॉपिक है, यही आपका 5 नंबर का एग्ज़ाम में आने वाला है, यही चीज़ आपका है मेन टॉपिक। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, कि जैसे कि सबल चालक में क्या एग्जाम्पल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और समान चालक क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। निर्बल चालक में क्या क्या आते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। इस प्रकार से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पदार्थ जो है, ये वाला हमारा इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका, और ये इसका हो गया। तो ये सारे इतने एग्जाम्पल हैं, आपको दिखा देते हैं, आपको जो आपकी कॉपी में जो लिखना है क्या लिखना है। और देख लीजिए संयोजकता, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा और इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए संयोजकता क्या चीज़ है। देखिए संयोजकता का बढ़ता क्रम ये चीज़ है, मतलब जब आप इधर से सबल से चालक से सर्वश्रेष्ठ कुचालक की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये संयोजकता का बढ़ता क्रम होगा। मतलब संयोजकता बढ़ेगी, संयोजकता 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8। मतलब जो पदार्थ होंगे उसकी संयोजकता बढ़ेगी। और जब आप क्या करेंगे, यहाँ से जब उधर से इधर आएंगे, उस तरफ से इस तरफ आएंगे, तो कंडक्टिविटी का बढ़ता क्रम, अर्थात संयोजकता बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती, यानी कि कंडक्टिविटी चालकता यहाँ पे बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप उधर से आएंगे, देखिए सर्वश्रेष्ठ कुचालक पदार्थ है, फिर कुचालक है, फिर कुचालक है, फिर इसके बाद अर्धचालक आ गया, फिर सबसे यहाँ पे देखिए सबसे चालक पदार्थ है ना। तो मतलब कहने का यह है कि संयोजकता के घटते क्रम में कंडक्टिविटी बढ़ती है, और संयोजकता के बढ़ते क्रम में कंडक्टिविटी घटती है। ये यहाँ पे कहने का मतलब ये चीज़ है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सबल चालक पदार्थ है यहाँ पे, तो आपको कैसे यहाँ पे देखिए लिखना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं लिख करके, बाकी अगर आप वो चीज़ समझ गए होंगे तो लिख लेंगे एग्जाम में। थोड़ा सा और देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आवर्त सारणी के पहले वर्ग के सभी तत्व, आवर्त सारणी के पहले वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव को छोड़ देना है, रेडियो एक्टिव वाले तत्व को छोड़ देना है, तथा वे तत्व जिनके बाहरी कोश में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है को सबल चालक या फिर सिंगल वैलेंट मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सबल चालक या फिर सिंगल वैलेंट मटेरियल बोलते हैं।
तो ये हमारा सबल चालक का थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि पहले वर्ग के तत्व कौन से तत्व, आवर्त सारणी के पीरियडिक टेबल के पहले वर्ग के तत्व रेडियो एक्टिव को छोड़ देना है, वे तत्व जिनके बाहरी कोश में क्या है एक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी आपने देखा कि उसमें एक करके था, फिर दो करके था, मतलब जिसकी जो भी श्रेणी थी उतना ही उसका संयोजकता था। मतलब अगर संयोजकता एक है तो वो पहले वर्ग का है, संयोजकता दो है तो दूसरे वर्ग का है, संयोजकता तीन है तीसरे वर्ग का है। तो अभी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 तक संयोजकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखा था। तो पहले वर्ग सबल चालक की जो संयोजकता हो जाएगी एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिनके बाहरी कोश में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो को सबल चालक या फिर सिंगल वैलेंट मटेरियल कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिखे, आपको केवल इतना याद होना चाहिए कि ये पहले वर्ग के तत्व होंगे आवर्त सारणी के, रेडियो एक्टिव वाले को छोड़ देना है और इसमें इसकी संयुक्ता जो हो जाएगी एक ही रहेगी, बस यही तरह से लिखना है। और एग्जाम्पल लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कापर हो गया। तो और देखिए यहाँ पे एक अपवाद हो जाएगा कापर का, कापर की संयुक्ता एक भी होती है दो भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा हमने लिख दिया है, क्योंकि यही चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं इस चीज़ को तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ कापर डी ब्लॉक का तत्व है और यह परिवर्ती संयोजकता यानी कि वेरिएबल वैलेंसी दर्शाता है, इसलिए इसे सबल चालक की श्रेणी में भी रखा जाता है क्योंकि इसकी संयुक्ता प्लस एक भी होती है और दो भी होती है। तो ये चीज़ कापर जो है दो संयोजी मतलब परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है और इसमें क्या होता है इसको हम सबल चालक की श्रेणी में रखते हैं और इसको जो है मतलब मीडियम वाला चालक जो होता है उसमें भी हम इसको रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कापर एक यहाँ पे अपवाद हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन सभी पदार्थों की कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। तो ये जो पदार्थ यहाँ पे हमने आपको बताया लिथियम कापर, इनकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है क्योंकि आपको पता है कि जिसकी संयोजकता एक होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि देखो संयोजकता एक होने का मतलब मतलब इसको जो बंद होगा वो कमज़ोर होगा, बंद क्या होगा कमज़ोर होगा क्योंकि संयोजकता एक ही है, ज़्यादा कम ऊर्जा इसको लगेगी, इलेक्ट्रॉन को मतलब बाहर जाने में कम ऊर्जा लगेगी, तो इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी सबसे अधिक होती है। और देखिए इन सभी पदार्थों की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। जब देखिए कंडक्टिविटी यानी चालकता जब ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम ही तो होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर लें कंडक्टिविटी जो होती है समानुपाती होती है व्युत्क्रमानुपाती अनुपात आर की। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी इसकी। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है कि इन सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह तेज गति से होता है। इन सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें जो यहाँ पे इन सभी पदार्थों में इलेक्ट्रिक प्रवाह तेज़ी से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रवाह तेज़ी से होगा क्योंकि इसके जो बंद होंगे कमज़ोर होंगे, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो तेज़ी से गति करेंगे क्योंकि संयोजकता एक से एक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी जो इलेक्ट्रिक प्रवाह गति जो होगी तेज़ होगी। और देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिखाना पड़ेगा लिख करके, जैसे कि लिथियम दिखा दीजिएगा, सोडियम दिखा दीजिएगा एग्ज़ाम में। तो जैसे देखिए लिथियम यहाँ पे हमारा है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे 3 लिथियम है यानी परमाणु क्रमांक इसका कितना है 3 है और सोडियम का 11 है। तो अगर हम यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक इस प्रकार से दिखाएं तो देखिए हमारा नाभिक हो गया, लिथियम यहाँ पे है ये चीज़, पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई। तो 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 8 18 के नियम से, 2 8 18 के नियम से, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने 3, मतलब 1 बचेगा, तो अंतिम वाली कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रकार से हमको दिखा देना है कि कक्षा का नाम लिख देना। जैसे देखिए यहाँ पे के होगी कक्षा, एल हो गई, के में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है एक ये, एल वाले में एक ये है। सोडियम में इसी प्रकार से करना है, पहली कक्षा हमारी के है वाली, देखिए ये वाली एल है, ये वाली एम है, और इसमें देखिए पहले वाले में 2 दिखा देना है, दूसरे वाले में 8 दिखा देना है, इस प्रकार से 8 दिखा दीजिए, और एम वाले में 1 दिखा देना है, बस कुछ करना नहीं है। तो आपको अगर से वो वाला नियम याद है संयोजकता वाला कैसे हम याद करते हैं, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए आपको थोड़ा सा और दिखा दें यहाँ पे कितना इसमें लिखना है। देखिए यहाँ पे ये आपने लिख दिया परिभाषा, एग्जाम्पल हो गया, परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा कापर के बारे में लिख दीजिए क्योंकि ये आपका मतलब एक अलग ही चीज़ है। और यहाँ पे देखिए हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया, तो इस प्रकार से अच्छे से बनाइएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं बना है तो ऐसे आपको बनाना है। अब चलिए बढ़ जाते हैं आगे कि हमारा जो दूसरा है समान चालक। तो समान चालक में भी कुछ नहीं करना है, हमने बताया कि मीडियम वाला है मतलब कितना हो जाएगा, पहले वाले का 1 था तो इसका संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि बढ़ रहे हैं ना, देखिए इससे बढ़ रहे हैं। तो आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग के सभी तत्व, आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग के सभी तत्व किसको छोड़ना है, रेडियो एक्टिव वाले तत्व को छोड़ देना है।
वे तत्व जिनकी बाहरी कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये दूसरे वर्ग का है तो मतलब 2 ही होंगे, तो समान चालक पदार्थ या फिर डबल वैलेंट मटेरियल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी 3 आएगी, 4 आएगी, ऐसे करके आती रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव को छोड़ देना है जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, समान चालक पदार्थ या फिर डबल वैलेंट मटेरियल कहलाते हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख देना है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये एग्जांपल आप याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए इलेक्ट्रिक प्रवाह किस प्रकार से यहाँ पे होता है, तो आप वो चीज़ देख लीजिए। देखिए वो अभी हमने वो बड़ा मतलब बड़े रूप में लिखा था, यहाँ पे हमने छोटे रूप में लिख दिया है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे करके इलेक्ट्रिक प्रवाह डाल दीजिए, लिख दीजिए सबल चालक की अपेक्षा कम होता है, निर्बल चालक की अपेक्षा ज़्यादा होता है। मतलब जो सबल चालक होते हैं आपको पता ही है, पहला वाला क्या था? सबल चालक, दूसरा मीडियम वाला है, तीसरा है। तो सबल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मीडियम वाला हो जाएगा, और ये निर्बल हो जाएगा, समान चालक हो जाएगा। तो जो समान चालक है इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, चालकता होगी, कम ही तो होगी, क्योंकि ये पहला वाला सबसे ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा होगी। 1 मिनट, इसकी ज़्यादा हो जाएगी कंडक्टिविटी, इसकी थोड़ा सा कम होगी, और इससे तो ज़्यादा ही रहेगी, इस वाले से ज़्यादा ही रहेगी, इस वाले से क्या रहेगी? ज़्यादा ही रहेगी थोड़ा सा, है ना। तो सबल चालक की अपेक्षा कम होता है, निर्बल चालक की अपेक्षा कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक प्रवाह क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब कंडक्टिविटी देख लीजिए, जब इलेक्ट्रिक प्रवाह ज़्यादा होगा मतलब यहाँ पे मीडियम में मतलब औसत में होगा, मतलब कंडक्टिविटी अगर औसत है तो रेजिस्टिविटी भी औसत ही रहेगी यहाँ पे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, और आप इसको समझ भी रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी लिखना है, थोड़ा सा दिखा देना है, जैसे कि बेरिलियम यहाँ पे हो गया और मैग्नीशियम हो गया। तो बेरिलियम देख लीजिए Be4 इसका होता है, परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कि 4 है यहाँ पे, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2, 8, 18 के रूप में होता है, 18 और 36। तो 4 है तो पहले वाले में 2 आ गया, अब 2 ही तो बच रहा है तो इसमें 2 हो जाएगा बस। तो 2 और 2 दिखा दीजिए यहाँ पे, पहले वाली कक्षा के हो गई, दूसरी वाली एल हो गई, ऐसे यम यन ऐसे करके होती रहेगी। 2 ही कक्षा बनेगी, फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे बन रहे हैं। तो के वाले में 2 दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, एम वाले में 2 है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो मतलब अगर संयुक्ता 2 है तो मतलब ये हमारा समान चालक पदार्थ है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया। अब मैग्नीशियम का भी इस प्रकार से दिखा दीजिए। तो मैग्नीशियम में देखिए हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 कितना हो गया? 2 हो गया, 8 2 10, 10 2 12 हो गया। तो मैग्नीशियम का इस प्रकार से हमारा 12 हो गया। तो ऐसे करके दिखाना है आपको। और चलिए देख लेते हैं आपका जो तीसरा पदार्थ है यहाँ पे, निर्बल चालक यानी कि पुअर कंडक्टर। क्या होता है पुअर कंडक्टर? पढ़ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग के तत्व। तो हमने कहा नहीं कि 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, मतलब जिसकी इतनी संयोजकता उतना ही उसका क्या हो जाएगा? वर्ग। तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आया हमारा। तो आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व को छोड़ करके तथा वे तत्व जिनके बाहरी कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं निर्बल चालक या फिर ट्रिपल वैलेंट मटेरियल कहलाते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, तीसरे वर्ग के तत्व हैं, रेडियो एक्टिव को छोड़ देना है, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? जब तीसरे वर्ग का है मतलब संयोजकता इसकी 3 ही रहेगी, और क्या कहलाएंगे? निर्बल चालक या फिर ट्रिपल वैलेंट मटेरियल कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसमें एग्जांपल दे देना है, और क्या करना है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक प्रवाह कैसे होता है वो चीज़ आपको दिखा देना है। देखिए इलेक्ट्रिक प्रवाह कैसे होता है, अन्य चालक की अपेक्षा बहुत कम होता है। अन्य चालक का मतलब चालक 3 ही तो है हमारे, एक हमारा सबल है, दूसरा हमारा सामान्य है। तो सामान्य और सबल की अपेक्षा क्या होगा? इसमें कम ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? कम ही रहेगा। इस वाले में जो हमारा कुचालक है, हमारा निर्बल चालक है, इसकी जो कंडक्टिविटी रहेगी, इलेक्ट्रिक का प्रवाह रहेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रहेगा, कम ही रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? चालकता क्या रहेगी? कम ही तो रहेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे तो इसकी जो चालकता हो जाएगी कम हो जाएगी, और जब चालकता कम हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चालकता जो होता है C समानुपाती, कंडक्टिविटी समानुपाती होता है 1/r के। अब जब ये कम है तो ये हमारा ज़्यादा ही रहेगा, तो ये आपको पता ही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कंडक्टिविटी चालकों से कम, रेजिस्टिविटी चालकों से अधिक हो जाएगी। अब इसमें एग्जांपल दिखा दीजिए, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, और एग्जांपल को इस प्रकार से भी दिखा देना, यहाँ पे ऐसे करके दिखा देना आपको कि बोरान में देखिए यहाँ पे बोरान हमारा है 3 2 5 5 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो 5 को किस प्रकार से यहाँ पे दिखा देना, देखिए थोड़ा सा और दिखा दें। 5 को पहले तोड़ देना, आपको डिवाइड करना है बोरबेरिनियम से।
2 8 18 करके। तो 2 और 5 में, 2 और 3 में टूटेगा, 3 2 5, पहले वाले में 2 दिखा दिए, लास्ट वाले में 3 दिखा दीजिए। इस प्रकार से एल्युमिनियम देखिए 8 2 8 8 2 11 3 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको दिखा दीजिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम का भी। तो देखिए यहाँ पे बोरबरी नियम भी हमने दिखा दिया कि बोरबरी संरचना के अनुसार से यहाँ पे 2 2 2 3 हुआ, और इसका बोरबरी संरचना के अनुसार से 2 8 3 हो गया। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया कक्षा बना करके KLM करके। हमारा नाभिक है, ये वाला आपको पता ही है। तो इतनी चीज़ें आपको बेसिक पता ही है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। सबल चालक देख लेते हैं। सबल अर्धचालक क्या होता है? तो देखिए सबल अर्धचालक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी में चौथे वर्ग के तत्व, चौथे वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ करके तथा वे तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है सबल अर्धचालक मटेरियल के तत्व कहलाते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें। सबल अर्धचालक आपको पता है कि चौथे वर्ग का चौथे पोजीशन पे आता है, तो मतलब चौथे वर्ग का तत्व है ये। और जब चौथे वर्ग का तत्व है तो मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 ही रहेगी। और तो यहाँ पे लिख दीजिए सबल अर्धचालक मटेरियल के तत्व कहलाते हैं, बस। और कुछ नहीं करना। रेडियो एक्टिव यहाँ पे सब में जो है जितने तत्व रहेंगे, जितने चालक पदार्थ रहेंगे हमारे, मतलब कहने का मतलब जितने भी मटेरियल रहेंगे सब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो ये चीज़ ज़रूर लिखना है यहाँ पे। अब देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। आपने पढ़ा ही है सेमीकंडक्टर में, बहुत ढेर सारी चीज़ आपने पढ़ी है, एनालॉग में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में। तो देखिए इन सभी पदार्थों का उपयोग सेमीकंडक्टिंग डिवाइस बनाने में किया जाता है। आपको पता है कि सेमीकंडक्टिंग पदार्थ है, तो मतलब इनका पदार्थ ही, इनका यूज ही सेमीकंडक्टिंग डिवाइस बनाने में करा जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिखा दीजिए। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है ये चीज़, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है। तो इसी को यहाँ पे परमाणु संरचना दिखा दीजिए इस प्रकार से। देखिए कार्बन का हमने यहाँ पे दिखा दिया, कार्बन का 4 होता है। तो 4 का किस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे, 4 का हो जाएगा 2 और 2 के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कक्षा में 2 हो जाएगा, अब दूसरी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा। इस प्रकार से दिखा दीजिए। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती होगी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका जो यहाँ पे 24 हो जाएगा। और इसको अगर हम मतलब इसमें डिवाइड करें तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। देखिए एक ही वाला, एक ही वाला। अब इसकी जो और वाली कक्षा रहेगी कितने हो जाएगा, 1 2 3 4। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो आपको पता ही है कि आपको अगर ने याद किया होगा हेरी नगर के मतलब पीरियोडिक टेबल, तो आपको वहाँ से कार्बन की जो हमारी क्या कहते हैं परमाणु संरचना हो जाएगी, परमाणु क्रमांक 2 6 ही होता है। तो 6 को हम 2 और 4 के रूप में तोड़ेंगे। और इसको सिलिकॉन को देख लीजिए यहाँ पे 2 8 और 4, 2 8 10 4 14 हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पे परमाणु संरचना के रूप में दिखाएँ यहाँ पे, देखिए सिलिकॉन का ये जो नाभिक हो गया ये चीज़, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 हो जाएगा, यहाँ पे दिखा दिया हमने। अब अंतिम कक्षा में 4 दिखाना है, 4 दिखा दीजिए। इस प्रकार से आपको करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। ऐसे ही जर्मेनियम का भी कर लीजिए, 2 8 18 4 होता है। तो इस प्रकार से इसमें होता है, तो इसको आप कर लीजिए। और बाकी चलिए देखते हैं आगे का जो है 5वां वाला निर्बल अर्धचालक। तो निर्बल अर्धचालक क्या होता है, पुअर सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो आप डिफिनीशन लिख दीजिए। 5वें नंबर पे आता है। तो देखिए क्या लिखना है कि आवर्त सारणी के 5वें वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़कर तथा वे तत्व जिनके बाहरी कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिनकी संयोजकता 5 होती है, पुअर सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझे, ये 5वें वर्ग के तत्व हैं, रेडियो एक्टिव को छोड़ देना है। और इनकी संयोजकता की जब देखिए यहाँ पे 5वें वर्ग का ये तत्व है, तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 5 ही होगी। तो ये इतना चीज़ लिखना है, 3 पॉइंट को आपको ध्यान देना है हर एक में, मतलब जितने भी यहाँ पे पदार्थ हैं सब में ये चीज़ लिखना है। और इसके बाद लिख देना कि पुअर सेमीकंडक्टर मटेरियल, या फिर जो भी मटेरियल है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और इसके एग्जाम्पल को लिख देना। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारा हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ETC। तो हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए यूज़ के बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिख दिया कि इन सभी पदार्थों का यूज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग के लिए करते हैं। डोपिंग के लिए आपने पढ़ा होगा, जब हमारा क्या कहते हैं शुद्ध अर्धचालक होता है, तो जब उसको अशुद्ध बनाते हैं तो उसमें ये हमारा होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब चीज़ें एंटीमनी, बिस्मथ यूज करते हैं। और इसकी डोपिंग करके उसका जो है उसमें परिवर्तन करते हैं। तो आपको ये चीज़ लिखना है यहाँ पे कि डोपिंग के लिए करते हैं यूज़ में। और यहाँ पे देखिए परमाणु संरचना दिखा दीजिए किस प्रकार से। यहाँ पे जैसे कि नाइट्रोजन 7N हो जाएगा। तो 7N है तो इसको जब आप तोड़ेंगे 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा, क्योंकि 2 8 18 हमने भी कई बार बताया इसको, 36 वाला बोरबरी नियम। तो जब इसको तोड़ेंगे 2, पहली कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो 2 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाली कक्षा में। ऐसे इसमें भी ये 2 8 5 करके, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसके बाद कक्षा में अगली कक्षा में इसको भी ऐसे यहाँ पे देख लीजिए आसानी में भी, तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से 2 8 18 5 करके। तो आप कर लीजिएगा और अच्छे से थोड़ा फिगर बनाइएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं बनाया गया है, थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा ताकि अच्छा नंबर मिल सके। बाकी देखिए यहाँ पे समान कुचालक क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी इंसुलेटर। तो ऑर्डिनरी इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी के छठे वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़कर तथा वे जिनके बाहरी कोष में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिनकी संयुक्ता 6 होती है। तो देखिए समान कुचालक पदार्थ है, तो अब इसकी छठे वर्ग का तत्व है, तो मतलब संयोजकता कितनी हो जाएगी, 6 ही रहेगी। तो यहाँ पे 6 संयोजकता इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि समान कुचालक एलिमेंट कहलाते हैं। अब रेडियो एक्टिव को हर एक में छोड़ देना है, तो यही चीज़ आपको लिखना है कि छठे वर्ग के सभी तत्व आवर्त सारणी के रेडियो एक्टिव को छोड़ देना है, और वे तत्व जिनकी संयोजकता जो हो जाएगी 6 रहती है, समान कुचालक एलिमेंट कहलाते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पे एग्जांपल दिखा देना है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ओ, ऑक्सीजन ओ हो गया, सल्फर एस, सेलेनियम एसी हो गया। तो ये चीज़ हमारे एग्जांपल हो गए। और यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिखाना है, क्योंकि यही आपका जो है एग्जामिनर यही चीज़ देखता है कि हाँ जो है स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है, तो यही चीज़ आपका यही चीज़ जो है अच्छे मार्क दिलाएगा। तो एग्जाम्पल लिखने के साथ साथ ये भी आप संरचना भी दिखाइएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 6 में तोड़ दीजिए, 2 8 6 में तोड़ दीजिए इसको, और इस प्रकार से दर्शा दीजिए। हमने कई बार बताया, बताने की जरूरत नहीं है। इसको भी ऐसे कर दीजिए, सेलेनियम का भी। अब चलिए देख लेते हैं आगे का क्या है। श्रेष्ठ कुचालक है। श्रेष्ठ कुचालक मतलब गुड इंसुलेटर है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड इंसुलेटर। और इसको किस प्रकार से लिखना देखिए, आवर्त सारणी के 7वें वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़कर तथा वे तत्व जिनकी संयुक्ता 7 होती है श्रेष्ठ कुचालक मटेरियल के एलिमेंट कहलाते हैं। तो 7वें वर्ग के तत्व हैं, अब संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 7 ही रहेगी। रेडियो एक्टिव को छोड़ देना है, ये चीज़ आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद लिख देना है कि श्रेष्ठ कुचालक या फिर श्रेष्ठ कुचालक मटेरियल या फिर श्रेष्ठ इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर मटेरियल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे भी आपका मन करे लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और एग्जांपल लिख दीजिए थोड़ा सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, EDC होता है हमारा एग्जांपल। और यहाँ पे देखिए संयोजकता इसकी आपको दिखा देना परमाणु संरचना के आधार पर। बोरबरी नियम आपको याद होना चाहिए, 2 8 18, ये चीज़ आपको याद आना चाहिए, 2 8 18 32 वाला ये चीज़ याद आना चाहिए, 36 वाला जो भी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या करना है, ए वाला के होता है, यल होता है, यम होता है और यन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को कर पाएँ। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर रखा है, कई बार बताया तो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका 8वां है, लास्ट वाला है पदार्थ, सर्वश्रेष्ठ कुचालक पदार्थ। तो सर्वश्रेष्ठ कुचालक पदार्थ मतलब कि रिच इंसुलेटर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आवर्त सारणी के 8वें वर्ग के या फिर शून्य वर्ग के सभी तत्व वे तत्व जिनकी बाहरी कोष में अष्ट संयोजी एलिमेंट होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता 8 होती है, सर्वश्रेष्ठ कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आप लिख दीजिए कि आवर्त सारणी के 8वें वर्ग के या फिर शून्य वर्ग के तत्व जिनकी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हिंदी में लिख दीजिए अच्छे से हिंदी में, और जिनकी संयोजकता क्या होती है, 8 होती है, सर्वश्रेष्ठ कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दे देना है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान। तो यही एग्जाम्पल ही भी आपको याद होना चाहिए साथ साथ में, बहुत ही ईजी है, बहुत मतलब कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, नगन होती है इसकी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सर्वाधिक होती है। देखिए कंडक्टिविटी नगन ही रहेगी कि सर्वश्रेष्ठ कुचालक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टिविटी एकदम नगन रहेगी। और रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे नियॉन, आर्गन, ब्रोमीन, यहाँ पे क्या है, नियॉन, आर्गन, ब्रोमीन यहाँ पे क्या है, हमारे पदार्थ हैं। तो इसको आपको दिखाना है इस प्रकार से, 2 8 2 8 8 और यहाँ पे 2 8 18 8, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा बोरबरी नियम से और इसको दिखा दीजिएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। यही इतना चीज़ आपको लिखना है एग्ज़ाम में, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। और हमने जितना हो सका छोटा करके आपको दिखाया है, तो अगर यही लिखेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है इसमें। और आपके लिए जो ये टेबल बनाए थे यहाँ पे दिखा देते हैं, टेबल कहाँ गई, 1 मिनट। तो ये वाली जो टेबल थी, इंट्रोडक्शन हो गया, और ये देखिए एग्जाम्पल, ये वाला, यही चीज़ आपको क्या करना है, अच्छे से याद रख लेना है।
आपको अगर लैंग्वेज लिखना है तो इसको भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे फिर से समझा देते थोड़ा सा। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां है, सातवां है और आठवां है। तो ये पहले वर्ग का तत्व हो गया, दूसरे वर्ग का तत्व हो गया, तीसरे वर्ग का, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का, सातवें का, आठवें का। तो पहले वर्ग का तत्व संहिता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी नीचे। संहिता एक इसकी संहिता 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6, 7, 8 इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम है। और इसमें क्या करना है, रेडियो एक्टिव तत्व को छोड़ देना है, सभी में लिखना है रेडियो एक्टिव तत्व को छोड़ करके। तो यही चीज़ आपको लिखना और एग्जाम्पल यहाँ पे याद कर लीजिए। तो ये हमने आपके लिए बना दिया ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ याद हो जाए। और आशा करते वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बाकी मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।